हेलो रसगुल्ला आर्मी, नमस्कार। जय पीडब्ल्यू। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। आपको पता है कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और उसके बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम कवर कर चुके थे। आज हम उससे आगे की कहानी आपको सुनाने वाले हैं, तो जल्दी से सीट बेल्ट लगा लीजिए, मोह माया को त्याग दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए, दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल लीजिए, एकदम फैलकर पसर कर बैठ जाइए, क्योंकि ये रसगुल्ला आर्मी के सरदार की क्लास है। एकदम बवंडर जबरदस्त लेक्चर होने वाला है और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। जी हां, तो चलो कहानी शुरू करते हैं। यस बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल तक की बात कर चुके थे। आज जो कहानी हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं फर्टिलाइजेशन। और आपको पता है इस फर्टिलाइजेशन को ही हिंदी में बोलते हैं निषेचन। फर्टिलाइजेशन को ही क्या बोलते हैं? निषेचन। अब सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि सर निषेचन होता क्या है और इस निषेचन वाली प्रक्रिया जो थी ये कहां पर हुई और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कैसी थी। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, फिर मैं एनसीईआरटी माता की ये लाइन आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बच्चे मान लीजिए अपने पास ये जो है ये मादा गैमीट है और ये मादा गैमीट है हैप्लोइड। ये मेरे पास है एग। हमने मान लिया बच्चे ये जो गुलाबी रंग का बनाया मैंने, ये मेरे पास नर गैमीट है। नर गैमीट है, इसको अपन बोलते हैं स्पर्म। इसको अपन बोलते हैं स्पर्म। हमने क्या कहा? हमने बोला ये नर गैमीट और मादा गैमीट जो थे इन दोनों का हुआ संलयन। इन दोनों का क्या हुआ? इन दोनों का हुआ संलयन। इन दोनों का हुआ संलयन। जब इन दोनों का संलयन हुआ तो अपने पास निर्माण हुआ बेटा जाइगोट का। जाइगोट का, और ये जो जाइगोट जो होता है ये अपने पास होता है 2n। तो जब भी बोले निषेचन होता क्या है, तो मैं कहूं कि निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगुणित अंडा तथा अगुणित स्पर्म फ्यूज होके द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। अब सवाल था सर निषेचन होगा कहां पे? बेटा बड़े ध्यान से देखिए, आप लोगों ने फैलोपियन ट्यूब देखी थी। ये मेरे पास फैलोपियन ट्यूब का मैं कुछ पार्ट आप लोगों के सामने बनाने जा रहा हूं। ये मेरे पास फैलोपियन ट्यूब है। हमने बोला ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के इस भाग को हमने क्या बोला था? इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम, इस भाग को बोला था इनफंडीबुलम। फैलोपियन ट्यूब का ये जो ग्रीन वाला जो भाग था, इस ग्रीन वाले भाग को अपन ने बोला था एम्पुला। इस ग्रीन वाले भाग को हमने बोला था एम्पुला और इस वाले भाग को अपन ने बोला था बेटा स्थैमस। इस वाले भाग को बोला था स्थैमस। अब एग्जैक्टली में क्या होता है? एग्जैक्टली में यह होता है कि मादा में अंडोत्सर्ग होता है और मादा में जो अंडा था, फीमेल गैमिट था, वो फीमेल गैमिट इस फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंचता है। कौन? ये अंडा। ये अंडा एम्पुला में पहुंचता है। इधर अंडाशय से होता रिलीज होगा, कहां पहुंचेगा? एम्पुला में। इधर इधर अपने पास नर और मादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और मेल से निकलने वाला स्पर्म जो था, मान लीजिए ये जो था, ये मेरे पास जो है ये मेल का स्पर्म है। ये स्पर्म जो था ये इस अंडे की तरफ बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। अब जैसे वो गाना सुना है ना कि आते जाते खूबसूरत आवारा गलियों में, कई बार वो मिल जाते हैं और वो कई बार नहीं भी मिलते। मतलब मिलना और नहीं मिलना तो इत्तेफाक की बात थी। तो हमने बोला जब सेम टाइम पे एम्पुला में ये अंडा भी पहुंचेगा, ये स्पर्म भी पहुंचेगा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? फ्यूज। दोनों आपस में क्या होंगे? फ्यूज। दोनों आपस में क्या होंगे? फ्यूज। और स्पर्म और अंडा फ्यूज होके द्विगुणित जाइगोट बना ले। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? निषेचन। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? निषेचन। तो जब भी बोले कि ये किसको दर्शा रहे हैं, हमने बोला यहां पे आप देखोगे तो ये क्या दर्शा रहे हैं? ये निषेचन को दर्शा रहे हैं। ये किसको दर्शा रहे हैं? निषेचन को दर्शा रहे हैं। निषेचन को दर्शा रहे हैं। तो जब भी बोले क्या निषेचन इत्तेफाक से होता है? हां,
इत्तेफाक से होता है। कब होता है? जब स्पर्म और अंडा सेम टाइम पे कहां पहुंचेंगे? एम्पुला भाग में। अगर ये सेम टाइम पे नहीं पहुंचे, मतलब मादा में अंडोत्सर्ग भी हुआ, नर के साथ मैथुन भी किया, लेकिन स्पर्म और अंडा सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम पे सेम जगह, दैट इज एम्पुला में नहीं पहुंचे, तो निषेचन नहीं होगा। तो एनसीईआरटी माता एक लाइन लिखती है कि प्रत्येक संभोग का परिणाम निषेचन या प्रेगनेंसी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि निषेचन एक अवसरवादी घटना है, इत्तेफाक से होने वाली घटना है। और यह इत्तेफाक कब होगा? जब दोनों स्पर्म और अंडा सेम टाइम सेम जगह पे पहुंचेंगे, तभी ये इत्तेफाक होगा, तभी ये इत्तेफाक होगा। तो याद रखना, निषेचन जो था, उस निषेचन का स्थल क्या है? फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला भाग। यही एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी कहती है शुक्राणु के साथ अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया क्या बोल दिया? निषेचन। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक ही समय तुम्बी का क्षेत्र, दैट इज एम्पुला में पहुंच जाए, एम्पुला में पहुंच जाए। यही कारण है कि सभी संभोग निषेचन और संगर्भता की स्थिति में नहीं पहुंच पाते। यस, चले भैया, अब कहानी थी सर, इतनी बात तो ठीक है, लेकिन गुरुजी आप ये बताओ, मेल ने तो खूब सारे स्पर्म पहुंचे थे, मेल ने तो खूब सारे स्पर्म जो थे वो मादा जनन मार्ग में छोड़े थे, लेकिन अंडे से निषेचन तो एक ही करता है। ये क्या कहानी है? ये घटना कैसे घटी? बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा बेटा। ये एनसीईआरटी माता का डायग्राम है। एनसीईआरटी माता के डायग्राम में ये जो मेरे पास है, अंडोत्सर्ग के समय मुक्त होने वाला अंडा है, मुक्त होने वाला अंडा है। अब सवाल था कि भैया आप हमें बताओ कि अंडोत्सर्ग के दौरान मुक्त होने वाला अंडा है, और आप देखिए इस मुक्त होने वाले अंडे में ये जो हरी हरी घास दिख रही है, ये जो हरी हरी घास आपको दिख रही है, एग्जैक्टली में ये जो मेरे पास है जोना पेलुसिडा। आप देखिए बाहर की साइड ये जो आपको दिखाई दे रही है, बाहर की साइड ये जो आपको दिखाई दे रही है हल्की हल्की, ये मेरे पास है कोरोना रेडिएटा। ये गुलाबी रंग का जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। पेरीविटलाइन स्पेस किसके बीच का स्पेस है? जोना पेलुसिडा एंड अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के बीच का अवकाश। तो मैं कह दूं कि ये जोना पेलुसिडा, जेडपी का मतलब जोना पेलुसिडा, तथा अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के बीच का अवकाश, प्लाज्मा झिल्ली के बीच का अवकाश। उसे ही बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस, पेरीविटलाइन स्पेस। अब यहां पे देखना कि जब फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में अंडा पहुंचा तो कई सारे स्पर्म जो थे वो अंडे तक पहुंचे, कई सारे स्पर्म अंडे तक पहुंचे, लेकिन अंडे से निषेचन केवल और केवल कितना स्पर्म करता है? एक स्पर्म करता है। इसे अपन बोलते हैं मोनोस्पर्मी। तो मैंने ये कहा कि कई सारे स्पर्म अंडे तक पहुंचते हैं, मैंने एक लाइन लिखी कि कई सारे स्पर्म्स अंडे तक पहुंचते हैं, परंतु केवल एक ही स्पर्म अंडे में प्रवेश करता है। इसे मोनोस्पर्मी क्या कहते हैं? मोनोस्पर्मी कहते हैं। मतलब अगर एक से ज्यादा स्पर्म अंडे में प्रवेश कर जाता तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीस्पर्मी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मनुष्य में, हम मैमल्स में केवल एक ही स्पर्म अंडे में प्रवेश करता है, निषेचन करता है। तो अब बड़े ध्यान से देखना,
आप कहोगे सर ये अंडा था, इसके पास कई सारे स्पर्म पहुंचे कि नहीं पहुंचे? बोला हाँ। तो आप बड़ी ध्यान से देखो, ये अंडा चारों तरफ कई सारे स्पर्म है, तो ये तो फिल्मों का डायलॉग हो गया कि अंडे को स्पर्म ने घेर रखा है, तो हालत ऐसी होगी जैसे मुन्नी फंसी गुंडों के बीच, हाँ कि ना? लेकिन उनमें से एक ही स्पर्म अंडे में प्रवेश करेगा, एक से ज्यादा स्पर्म अंडे में प्रवेश नहीं कर सकता। तो सवाल था सर एक से ज्यादा स्पर्म के प्रवेश को कौन रोकता है? पॉलीस्पर्मी को कौन रोकता है? पॉलीस्पर्मी को कौन रोकता है? पॉलीस्पर्मी को कैसे रोका जाता है? यह एक बड़ा सवाल था कि पॉलीस्पर्मी, एक से अधिक स्पर्म के अंडे में प्रवेश करने को अगर रोकना हो तो रोके कैसे? बेटा इसके रोकने के दो तरीके हैं। पहला मेरे पास है फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। पहला अपने पास है फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी और दूसरा अपने पास है स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। दूसरा अपने पास है स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। तो पॉलीस्पर्मी को रोकने के दो तरीके हैं, पहला फास्ट ब्लॉक और दूसरा स्लो ब्लॉक। अब सवाल था सर फास्ट ब्लॉक में क्या होता है? बेटा फास्ट ब्लॉक में अंडे की प्लाज्मा झिल्ली का विध्रुवण होता है। हमने बोला अंडे की झिल्ली का विध्रुवण होता है। इसमें अंडे की झिल्ली का विध्रुवण होता है। जबकि अगर कोई बात करे कि सर स्लो ब्लॉक में क्या होता है, इसमें कोर्टिकल अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होती है? कोर्टिकल अभिक्रिया। कोर्टिकल अभिक्रिया द्वारा। इसमें क्या हुई? कोर्टिकल अभिक्रिया हुई, कोर्टिकल अभिक्रिया द्वारा। चले, ये दो तरीके थे जिनके द्वारा एक से अधिक स्पर्म के प्रवेश को रोका जाता है। यहीं पे कहानी खत्म हुई अपनी निषेचन की। चलूं आगे। निषेचन के बाद जो अगला कंसेप्ट अपने पास आ रहा था, निषेचन के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट अपने पास आ रहा था वो था क्लीवेज, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं विदलन। ये था विदलन। पूछेगा विदलन में क्या होता है? बेटा एग्जैक्टली में आपने देखा कि ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास अंडा है। बोला बिल्कुल, ये मेरे पास अंडा है। आपने देखा कि ये वाला जो है ये अपने पास स्पर्म है, ये अपने पास स्पर्म है। हमने बोला अंडा और स्पर्म दोनों हुए फ्यूज, मतलब क्या हुआ? निषेचन। हमने बोला क्या हुआ? हमने बोला अपने पास ये प्रोसेस हुआ निषेचन। अंडा और स्पर्म फ्यूज हुआ, मतलब क्या हुआ? निषेचन हुआ। अरे निषेचन हुआ तो अपने पास क्या बना? अपने पास जाइगोट बना। अपने पास क्या बना? अपने पास जाइगोट बना। ध्यान रखना ये जाइगोट जो होता है ये होता है 2n। अब जाइगोट 2n तो है, लेकिन अपने पास कैसा है? अपने पास है एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जाइगोट जो है वो अपने पास कैसा है? 2n है। और कैसा है? एक कोशिकीय। लेकिन याद करो भ्रूण जो होता है, मनुष्य का शरीर जो होता है वो कैसा होता है? बहुकोशिकीय। तो हमें इस एक कोशिकीय जाइगोट को किसमें बदलना पड़ेगा? बहुकोशिकीय भ्रूण में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हुआ? इस जाइगोट में क्या हुआ? हमने बोला इस जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन हुए, लगातार समसूत्री विभाजन हुए। हमने बोला इसमें क्या हुआ? हमने बोला समसूत्री विभाजन।
ये जो समसूत्री विभाजन इस जाइगोट में हुए, इन्हें हम बोलते हैं विदलन विभाजन या विदलन। इन्हें हम बोलते हैं विदलन विभाजन या विदलन। जब ये समसूत्री विभाजन हुए तो जाइगोट जो था वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने लगा। सबसे पहले अवस्था मेरे पास आई, वो आई मोरूला अवस्था। मोरूला अवस्था में फिर विदलन हुआ। फिर आई ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। ब्लास्टोसिस्ट में फिर विदलन हुआ। ब्लास्टोसिस्ट में फिर विदलन हुआ, और जब ब्लास्टोसिस्ट में विदलन हुआ तो अपने पास अवस्था आई गैस्ट्रुल अवस्था। तो अपने पास आई गैस्ट्रुल अवस्था। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अपन यहां पे बात करके चले तो ये जाइगोट जो था, ये जाइगोट तो कौन सी अवस्था थी? एक कोशिकीय की अवस्था थी। लेकिन यहां पे बात करके चले, ये मोरूला को देख लो, ब्लास्टोसिस्ट को देख लो, गैस्ट्रुला को देख लो, ये सारी की सारी कैसी है? बहुकोशिकीय की अवस्था। ये यहां से यहां तक सारी की सारी कैसी है? ये सारी की सारी बहुकोशिकीय की अवस्था है। बहुकोशिकीय अवस्था है। ये सारी की सारी कैसी अवस्था है? बहुकोशिकीय अवस्था है। और उनमें ये मोरूला अवस्था जो है, इसमें तो 8 से 16 सेल्स अवस्था है। सेल्स अवस्था है। ये ऐसी अवस्था है जिसमें 8 से 16 कोशिकाएं होती है। ये 8 से 16 कोशिकाओं की अवस्था है। अब पूछेगा सर, आपने ये तो बताया कि विदलन विभाजन हुआ। बोला हां। विदलन विभाजन कब हुआ? जाइगोट बनने के बाद हुआ। अब हुआ क्या? याद करो, जाइगोट जो था, वो जाइगोट बनने के बाद वो निषेचित अंडा जो था, वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग से धीरे धीरे किधर बढ़ेगा? यहां पे देखो, इस डायग्राम में देखो, यहां पर क्या बनेगा? जाइगोट। और वो जाइगोट बनने के बाद वो जाइगोट धीरे 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 किधर आएगा? इस एम्पुला से किधर आएगा? इस्थेमस से, इस्थेमस में, और इस्थेमस से कहां आएगा? गर्भाशय में। तो जब निषेचित अंडा जो था, जाइगोट जो था, वो फैलोपियन ट्यूब के इस्थेमस से गर्भाशय की तरफ गति करता है, तो उसमें लगातार क्या होते हैं? विदलन विभाजन होते हैं। और जब विदलन विभाजन होगा तो अपने पास क्या बनेगी? अपने पास 2, 4, 8, 16 ये कोशिकाएं बनेगी। तो सबसे पहली बात है कि बताओ विदलन विभाजन कब शुरू हुआ? हमने बोला जब जाइगोट इस्थेमस से गर्भाशय की तरफ बढ़ता है, तब विदलन विभाजन की शुरुआत होती है। यस। और वो लगातार 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 संततियों में बदलता रहता है। और वो जो कोशिकाएं थी, उन कोशिकाओं को बोलते हैं बेटा ब्लास्टोमियर्स। तो याद रखना, विदलन विभाजन से जो कोशिकाएं बनती है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। बोला गुरुजी ठीक है। अब सर हमें यह तो पता हो गया कि विदलन में हम 3 अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रूला। हमने कहा हाँ। आपने पहले ही बता दिया कि मोरूला अवस्था तो 8 से 16 कोशिकाओं की अवस्था है। अब हम बात करते हैं इस ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रूला अवस्था के बारे में, इस ब्लास्टोसिस्ट तथा गैस्ट्रूला अवस्था के बारे में बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। हम सबसे पहले यहां पे बात कर रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट और गैस्ट्रूला अवस्था के बारे में। ये लो बच्चे, जब भी हमसे कोई ब्लास्टोसिस्ट अवस्था के बारे में बात करके चले तो हम एक बात क्लियर कर देते हैं कि ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में ही भ्रूण का आरोपण होता है। तो मैंने बोला इसी अवस्था में गर्भाशय में भ्रूण का आरोपण होता है। भ्रूण का आरोपण
होता है। इसी अवस्था में गर्भाशय में भ्रूण का आरोपण होता है। तो जब जब बोले बताओ भ्रूण का आरोपण कौन सी अवस्था में होता है, हमने बोला ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है। और ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में जो ब्लास्टोमियर्स थे वो दो परतों में व्यवस्थित हो जाते हैं। हमने बोला ब्लास्टोसिस्ट में क्या हुआ, हमने बोला ब्लास्टोमियर्स दो परतों में व्यवस्थित हो जाते हैं। ब्लास्टोमियर जो थे वो दो परतों में व्यवस्थित हो गए। बोले सर दो परत कौन सी? बेटा एक परत को अपन बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट और दूसरी को अपन बोलते हैं इनर सेल मास। इन दो परतों में व्यवस्थित हो गई क्या? ब्लास्टोमियर्स दो परतों में व्यवस्थित हो गई। अब सवाल तो यह था कि सर ये दो परतें हैं कौन कौन सी? बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। हमने बोला बाहर की साइड ये जो नीली नीली परत है इसे बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। हमने बोला कि ये कहा कि भ्रूण का आरोपण ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है, तो एग्जैक्टली में यही वो परत थी जो कि भ्रूण को गर्भाशय की भित्ति से चिपकाने में सहायक है, और यही वो परत है जो प्लेसेंटा के निर्माण में सहायक है। तो हमने बोला भ्रूण को गर्भाशय की भित्ति से चिपकाने में सहायक है, या मैं कहूं गर्भाशय की भित्ति से चिपकने में सहायक। गर्भाशय की भित्ति से चिपकने में सहायक। है मतलब प्लेसेंटा निर्माण में सहायक। मतलब प्लेसेंटा निर्माण में सहायक है। कौन सी? ट्रोफोब्लास्ट। यहां पे देखो आपको एक और परत दिखाई दे रही होगी, ये कोशिकाओं का गुच्छा, इसी को बोलते इनर सेल मास। इसी को बोलते हैं इनर सेल मास। बच्चे आपको बता दूं, ये इनर सेल मास जो हमें दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली में ये ही भ्रूण का निर्माण करता है। तो मैंने बोला ये भ्रूण का निर्माण करता है। तो जब भी बोले बताओ इनर सेल मास किसका निर्माण करता है, तो हमने बोला ये इनर सेल मास जो था ये भ्रूण का निर्माण करता है। अब यहां पे देखना, ये तो ट्रोफोब्लास्ट, ये इनर सेल मास, इन दोनों के बीच में ये गुहा दिखाई दे रही है। यस, इन दोनों के बीच में ये गुहा दिखाई दे रही है। बेटा इस गुहा को बोलते हैं ब्लास्टोसील या एल्बुमिन गुहा। इसको बोलते हैं एल्बुमिन गुहा बोल दो, या इसी को बोल दो ब्लास्टोसील। इसी को बोल दो ब्लास्टोसील गुहा, इसी को बोल दो एल्बुमिन गुहा, या इसी को बोल दो ब्लास्टोसील गुहा, या इसी को बोल दो ब्लास्टोसील गुहा। यस, ये मेरे पास कौन सी अवस्था थी? ब्लास्टोसिस्ट अवस्था थी। अब सवाल था सर भ्रूण का आरोपण तो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में करवा दिया, हाँ, मतलब ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था ही थी जिसमें ट्रोफोब्लास्ट की सहायता से भ्रूण जाके गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से चिपका था, गर्भाशय के फंडस पार्ट में चिपका था। चिपकने के बाद क्या हुआ? बेटा चिपकने के बाद क्या हुआ, बड़े ध्यान से देखना। एनसीईआरटी क्लियर लाइन लिखती है, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। हमने बोला अपने पास एम्ब्रियो आया, और वो एम्ब्रियो आके इस गर्भाशय की इस एंडोमेट्रियम से ये E4 एम्ब्रियो आया और आके यहां पे चिपक गया। ये लो, किसकी सहायता से? ट्रोफोब्लास्ट की सहायता से। ये E4 एम्ब्रियो जो था ये ट्रोफोब्लास्ट की सहायता से यहां पे आके चिपक गया।
चिपकने के बाद क्या हुआ? चिपकने के बाद यह हुआ कि अपने पास ये जो एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं जो थी, ये गर्भाशय की ये कोशिकाएं जो थी, ये बहुत तेजी से करती विभाजन, और विभाजन करके इस पूरे के पूरे भ्रूण को घेर लेती है, इस पूरे के पूरे भ्रूण को घेर लेती है। अब क्या लगा? अब ऐसा लग रहा है कि ये भ्रूण जो है ये पूरा का पूरा गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में, गर्भाशय के अंतः स्तर में धसा हुआ है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में, गर्भाशय के अंतः स्तर में धसा हुआ है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं? इसे ही अपन क्या बोलते हैं? भ्रूण का आरोपण। क्या बोलते हैं? भ्रूण का आरोपण, भ्रूण का आरोपण। चले, अब यहां पे भ्रूण का आरोपण हुआ, उसके बाद क्या हुआ? याद करो, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग सर्विक्स वाला भाग है। इस सर्विक्स वाले भाग में म्यूकस आ के जमा होने लगा। क्या जमा होने लगा बेटा? म्यूकस जो था वो म्यूकस आ के जमा होने लगा। जब म्यूकस आके यहां पे जमा होने लगा तो म्यूकस के जमाव की वजह से ये रास्ता क्या हो गया? बंद। इसको बोलते हैं प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। इस सर्विक्स भाग में म्यूकस का क्या बन गया? प्लग बन गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रास्ता जो था वो क्या हो गया? बंद हो गया। और बीच में ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं गर्भाशयी गुहा। इसी को बोलते हैं गर्भाशयी गुहा, इसी को बोलते हैं गर्भाशय गुहा। तो एनसीईआरटी माता क्या कह रही है? बड़े ध्यान से देखना। एनसीईआरटी माता कह रही है कि संलग्न होने के बाद, अटैचमेंट के बाद, गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती है और कोरक पुटी दैट इज ब्लास्टोसिस्ट को आवृत कर देती है। देखो, आवृत कर दिया कि नहीं कर दिया? परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय के अंतः स्तर में अंतः स्थापित हो गई। बताओ, धस गई कि नहीं धस गई? बोला हाँ। इसे ही कहते हैं भ्रूण का आरोपण, इसे ही कहते हैं भ्रूण का आरोपण। और जब भ्रूण का आरोपण हो गया, अब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अब चेक करके देखोगे तो प्रेगनेंसी टेस्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। मतलब यही था जो ये दर्शा रहा था कि महिला ने गर्भ धारण कर लिया है। यस, चले अपन आगे। यहां पे इंप्लांटेशन की बात क्लियर। अब इंप्लांटेशन के बाद अगली अवस्था आती है मेरे पास, गैस्ट्रुला अवस्था। बच्चे, मैं आपको बता दूं, इस गैस्ट्रुला अवस्था की सबसे खास बात क्या थी? बेटा, गैस्ट्रुला अवस्था की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात थी कि आपने नाम सुना होगा जनन स्तरों का, लाइक एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, उनका नाम सुना होगा। तो याद रखना, यही वो अवस्था है जहां पर तीनों जनन स्तरों का निर्माण होता है। और साथ साथ क्या होता है? कोशिकाओं का विभेदन होता है। कोशिकाओं का विभेदन होता है। हमने बोला कि तीनों के तीनों जनन स्तरों का निर्माण भी यहीं पे होता है, कोशिकाओं का विभेदन भी यहीं पे होता है। अब पूछेगा, सर तीन जनन स्तर कौन से होते हैं? बेटा, जब भी तीन जनन स्तर के बारे में बात करके चले तो ये मेरे पास है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये अपने पास है। ये तीन जनन स्तर है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये अपने पास तीन जनन स्तर है। इनका निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? गैस्ट्रुला अवस्था में होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चले भैया, यहां पे जाके हमने विदलन की पूरी कहानी क्या कर ली? कवर। अब पूछेगा, सर आप एक बात बताइए, आपने ये बोला था प्लेसेंटा का निर्माण भी होता है। हां, तो पहले तो ये बताइए कि ये प्लेसेंटा बनता कैसे है और इसका क्या तरीका है। बेटा, बड़े ध्यान से आप देखिएगा, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। ये आपको जो ये हरे रंग की संरचना दिखाई दे रही है, ये आपको जो हरे रंग की संरचना दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली में ये हरे रंग की संरचना ही भ्रूण है।
ये जो हरे रंग की संरचना दिखाई दे रही है, ये हरे रंग की संरचना ही अपने पास क्या है, ये हरे रंग की संरचना ही अपने पास एम्ब्रियो है, भ्रूण है। चले यहां पे देखो, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे प्लेसेंटल विलाई, और यहां पे आप बड़े ध्यान से देखना, ये जो अपने पास आपको ये जो रस्सी सी आपको दिखाई दे रही है, यस, ये जो रस्सी सी दिखाई दे रही है, इसी को अपन बोल रहे हैं अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड, इसी को बोल रहे हैं अम्बिलिकल कोड। तो जब भी सवाल पूछे, सबसे पहली बात कि ये अम्बिलिकल कोड क्या है, हमने बोला ये अम्बिलिकल कोड में ब्लड वेसल्स है, और ये क्या काम करती है, प्लेसेंटा को भ्रूण से जोड़ती है। ये प्लेसेंटा तथा भ्रूण के बीच की संधि है, कनेक्शन है। तो हमने बोला ये प्लेसेंटा तथा भ्रूण के बीच का कनेक्शन है। ये प्लेसेंटा और भ्रूण के बीच का कनेक्शन है, और इसमें क्या मिलती है, ब्लड वेसल्स। पूछेगा सर अम्बिलिकल कोड में ब्लड वेसल्स है, कौन सी है बेटा, यहां पर दो अम्बिलिकल धमनी, वो क्या होती है, उपस्थित, और यहां पर एक अम्बिलिकल सिरा, एक अम्बिलिकल सिरा जो है वो भी क्या होती है, उपस्थित। चले भैया, ये बात हमने कर ली किसके बारे में, अम्बिलिकल कोड के बारे में। पूछेगा सर इस प्लेसेंटा की क्या कहानी है। बेटा जब भी कोई प्लेसेंटा के बारे में पूछे कि प्लेसेंटा बनी कैसे, हमने बोला प्लेसेंटा को बनाने में दो चीजों का रोल रहा है, एक तो गर्भाशय ऊतक। तो हमने बोला पहली चीज मेरे पास है वो है गर्भाशयी ऊतक, प्लस दूसरी चीज क्या है, कोरियोनिक विलाई। और कोरियोनिक विलाई किसका भाग है, भ्रूण का भाग है। दूसरी चीज मेरे पास है कोरियोनिक विलाई। ये गर्भाशय ऊतक और कोरियोनिक विलाई ये इंटरडिजिटेट द्वारा जुड़ते हैं, इंटरडिजिटेशन द्वारा जुड़ते हैं, और किसका निर्माण करते हैं, हमने बोला ये इंटरडिजिटेट होकर बनाते हैं। ये इंटरडिजिटेट होकर क्या बनाते हैं भैया, इंटरडिजिटेट होकर ये प्लेसेंटा बनाते हैं। ये इंटरडिजिटेट होकर क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं। अब याद रखना ये प्लेसेंटा ही है जो भ्रूण तथा माता के शरीर के बीच की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। यस, तो मैंने बोला ये भ्रूण तथा माता के शरीर के बीच की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, तथा क्रियात्मक इकाई है। यह भ्रूण और माता के शरीर के बीच की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, क्या, प्लेसेंटा। चले भैया, अब ये प्लेसेंटा जो है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है। तो मैंने बोला ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती थी, क्या काम करती है, ये हार्मोन का स्रावण भी करती है, हार्मोन्स का स्रावण करती है। ध्यान रखना प्लेसेंटा हार्मोन का स्रावण भी करती है। पूछेगा गुरुजी पहले बात तो ये बताइए,
आपने कहा प्लेसेंटा भ्रूण और माता के शरीर के बीच की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। हमने कहा हां, और दूसरी बात आपने बोला कि ये हार्मोन का स्रावण भी करती है। तो आप ये बताओ ना, ये प्लेसेंटा वास्तविकता में क्या क्या काम करती है शरीर में, कौन कौन से काम प्लेसेंटा करती है? तो बड़े ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं प्लेसेंटा के कार्य। बेटा प्लेसेंटा श्वसन में सहायता करती है, प्लेसेंटा पोषण में सहायता करती है, प्लेसेंटा उत्सर्जन में सहायता करती है। एनसीईआरटी ने यह बात अपने ही अंदाज में लिखी है, बड़े ध्यान से देखना। यह कह रहा है भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करना, दैट इज श्वसन में सहायता करना, पोषण की आपूर्ति करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, श्वसन का ही भाग आ गया, और उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करती है। मतलब 3 काम हो गए, श्वसन में सहायता करना, पोषण में सहायता करना और उत्सर्जन में सहायता करना। साथ ही साथ ये अंतःस्रावी ऊतकों का भी काम करती है। इससे कई सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, HCG दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, HPL, रिलैक्सिन हार्मोन। ध्यान रखना, ये रिलैक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जिसका स्रावण प्लेसेंटा से भी होता है और साथ ही साथ कॉर्पस ल्यूटियम भी करता है, मतलब अंडाशय से भी होता है। लेकिन एनसीईआरटी माता ने प्लेसेंटा का जिक्र नहीं किया, एनसीईआरटी ने अंडाशय से, कॉर्पस ल्यूटियम से रिलैक्सिन के स्रावण के बारे में बात करी है। चले, ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अब सवाल था गुरुजी एक बात बताओ, क्या आप हमें ये बताओ कि अगर कोई हमसे ये सवाल पूछे, अगर कोई हमसे ये सवाल पूछे कि आप बताओ कौन कौन से हार्मोन है जो केवल और केवल गर्भवती महिला में पाए जाते हैं, नॉर्मल महिला में नहीं पाए जाते? बेटा गर्भवती महिला में वो हार्मोन पाए जाएंगे जो कि प्लेसेंटा से स्रावित हो रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि कॉर्पस ल्यूटियम बिल्कुल डिलीवरी करवाने के लिए चाहिए। तो जैसे HCG हार्मोन केवल और केवल किस में प्रेजेंट है? गर्भवती महिलाओं में। HPL हार्मोन केवल और केवल किस में है? गर्भवती महिला में। रिलैक्सिन हार्मोन केवल और केवल गर्भवती महिलाओं में मिलते हैं, क्योंकि रिलैक्सिन हार्मोन का काम तो था डिलीवरी में सहायता करना। चले, अब एक गर्भवती महिला और एक नॉर्मल महिला की तुलना करेंगे तो क्या पता चला कि कई सारे ऐसे हार्मोन हैं जो एक गर्भवती महिला के शरीर में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे गर्भवती महिला में एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बहुत हाई होता है, और ये प्रोजेस्टेरोन को ही तो बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि यही प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए उत्तरदायी है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल भी हाई होता है, कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल भी हाई होता है, एंड थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल भी हाई होता है। तो ये जो 5 हार्मोन है, बिल्कुल एनसीईआरटी माता ने दे रखा है कि गर्भवती महिलाओं में इन सभी का स्तर क्या होता है? उच्च होता है। आप पूछोगे सर क्यों होता है उच्च, क्या फायदा था इनका स्तर उच्च होने का? बेटा सबसे पहले हमने बोला इन हार्मोन का उच्च स्तर रहना जरूरी था ताकि भ्रूण की वृद्धि तथा विकास हो सके। ये भ्रूण के वृद्धि तथा विकास में सहायक थे। दूसरी बात, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में सहायक थे। और तीसरी बड़ी बात, मां के शरीर में उपापचयी परिवर्तन में सहायक थे, मां के शरीर में उपापचयी परिवर्तन में सहायक थे। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं ये 5 हार्मोन, इसीलिए इन हार्मोन्स का मात्रा एक गर्भवती महिलाओं में बहुत ज्यादा होती है। चले, यहां पे हमने प्लेसेंटा के बारे में सारा का सारा ओवरव्यू ले लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं, सर आप हमें बताइए गर्भकाल क्या होता है? बेटा याद करो, भ्रूण के आरोपण हुआ था, भ्रूण का आरोपण हुआ था, भ्रूण के आरोपण से लेकर बच्चे के जन्म तक का समय जो होता है उसे बोलते हैं गर्भकाल। उसे क्या बोलते हैं? गर्भकाल। गर्भकाल उसे ही अपन क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं गर्भकाल। मतलब ये तो सबसे फेमस डायलॉग है, फिल्मों में देखा होगा, मैंने 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा, मां बोलती। तो 9 महीने का जो टाइम पीरियड है, यस, जो अपने पास 9 से लेके 9.5 महीनों का जो टाइम पीरियड है, महीने का जो टाइम पीरियड है, उसी को क्या बोलते हैं? गर्भकाल बोलते हैं, गर्भकाल बोलते हैं। अब इस 9 महीने के टाइम पीरियड को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले महीने से लेके तीसरे महीने तक को बोल दिया फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरे महीने से लेके 6ठे महीने तक को बोल दिया सेकंड ट्राइमेस्टर, और 7वें महीने से लेके 9वें महीने तक को बोल दिया थर्ड ट्राइमेस्टर। अब कब कब क्या क्या हुआ
बेटा ये बात हमें याद ही रखनी है, बिल्कुल बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपके सामने लिख दिया है। जब भी पूछेगा पहले महीने में क्या होता है, बेटा सबसे पहले महीने में भ्रूण के हृदय का निर्माण होता है। तो जब भी बोले कि महिला की प्रेगनेंसी के पहले महीने में क्या होता है, हमने बोला पहला महीना वो था जिसमें भ्रूण के हृदय का विकास होता है। पूछेगा सर दूसरे महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में हाथ पैरों का और अंगुलियों का निर्माण होता है। इसलिए हमने बोला भ्रूण के पाद दैट इज हाथ पैर और अंगुलियां विकसित हुई, वो कौन से महीने में हुई, दूसरे महीने में हुई। तीसरे महीने में क्या हुआ, बेटा तीसरे महीने में भ्रूण के शरीर के अधिकांश अंग तंत्रों का निर्माण हो जाता है। तो अधिकांश अंग और अंग तंत्रों का निर्माण कौन से महीने में हो जाता है, तीसरे महीने में। अब पूछेगा सर उसके बाद तीसरे महीने के साथ ही पहला ट्राइमेस्टर हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हुआ चौथे महीने से। चौथे महीने में क्या हुआ, देखो तीसरे महीने तक भ्रूण के शरीर के अधिकांश अंग बन चुके थे, तो चौथे महीने में क्या हुआ, भ्रूण के शरीर के आकार में वृद्धि हुई। तो जब भी बोले सबसे ज्यादा ग्रोथ वृद्धि कौन से महीने में देखी गई, वो देखी गई चौथे महीने में। पूछेगा सर उसके बाद पांचवें महीने में, याद करो आपने महसूस किया होगा, पता किया होगा कि मां कई बार कहती है देखो पेट में जो बच्चा है वो लात मार रहा है। एग्जैक्टली में बच्चे में जो पहली मूवमेंट होती है ना, बच्चे में जो पहली मूवमेंट होती है, बच्चे में पहली मूवमेंट होती है, गर्भ की पहली गतिशीलता होती है, वो पांचवें महीने में दिखाई देती है। तो बच्चे की भ्रूण की पहली मूवमेंट कौन से महीने में दिखाई दी, पांचवें में दिखाई दी। और पांचवें में एक खास बात और थी कि उसकी सिर पर बहुत हल्के हल्के बाल आने लग गए, सिर पर हल्के हल्के बाल उगने लग गए। ये बात हमने नोट करी। बोला सर ठीक है। छठे महीने में क्या हुआ, बेटा छठे महीने में क्या हुआ, छठे महीने में सबसे पहला काम क्या हुआ कि उसकी आंखें जो थी, उस आंखों की दोनों पलकें अलग हो गई। दोनों पलकें क्या हो गई, अलग हो गई। आंखों की दोनों पलकें क्या हो गई, अलग हो गई। और पलकों पे जो बाल है जिन्हें बोलते हैं आईलैशेस, और ये आईलैशेस भी क्या हो गए, विकसित। आईलैशेस भी क्या हो गए, विकसित। ये दोनों पलकें जो थी वो अलग हो गई और उन पे आईलैशेस भी क्या हो गए, विकसित हो गए। साथ ही साथ यहां पर देखा पांचवें महीने में उसके सिर पर बाल उगने लगे थे, छठे महीने में उसके पूरे के पूरे शरीर पर बाल उगने लग गए। पूरे शरीर पर क्या उगने लग गए, बाल उगने लग गए। ये कहानी कौन से महीने की थी, छठे महीने की थी। चले, और इस छठे महीने के साथ ही सेकंड ट्राइमेस्टर हो गया खत्म। अब क्या था, अब थर्ड और लास्ट ट्राइमेस्टर है। इस थर्ड और लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या देखा, सातवें और आठवें महीने में क्या होता है बेटा, सातवें और आठवें महीने में फेफड़े का वृद्धि तथा विकास। फेफड़ों का विकास। तो जब भी बोले कि बताओ सातवें और आठवें महीने में क्या होता है, हमने बोला इसमें मुख्य रूप से फेफड़े का विकास होता है, फेफड़े का विकास होता है। और पूछेगा फिर, हमने बोला 9वें महीने में तो हो जाती है डिलीवरी, दैट इज प्रसव। 9वें महीने में क्या हो जाता है, प्रसव। तो बेटा यहां पे ये सारी की सारी बात याद रखनी है कि कौन से महीने में क्या चीज देखने को मिली। ये बिल्कुल एज इट इज आपको याद रखनी है बिना किसी गड़बड़ घोटाले के। यस, चलूं मैं आगे। इतनी सी कहानी मेरे हिसाब से क्लियर होगी। अरे क्लियर है तो स्क्रीन पर दिल निकाल के फेंक देना। क्या करेगा उस दिल का, है ना, क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, है ना, क्या करेगा। फिर तो तू यही कहेगा कि फिजाओं का असर तो हवाओं पे होता है। अरे फिजाओं का असर तो हवाओं पे होता है, मोहब्बत का असर तो अदाओं पे होता है। कोई ऐसे ही किसी का दीवाना नहीं होता, कुछ तो कसूर निगाहों का भी होता है, निगाहों का भी होता है, निगाहों का भी होता है। चले नेक्स्ट। इसके बाद अपन बात करते हैं, सर आप बताइए इस पार्चुरेशन, इस प्रसव के बारे में। जब भी कोई पूछे हमें बताना है किसके बारे में, प्रसव के बारे में, कि प्रसव में क्या था। बेटा जब भी कोई कहे प्रसव क्या है, तो हमने बोला बच्चे के जन्म की प्रक्रिया जो है उसे क्या बोलते हैं, प्रसव। अब पूछेगा बताओ प्रसव का संकेत कहां से उत्पन्न होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रसव का संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा उत्पन्न करते हैं। पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा ही प्रसव का संकेत उत्पन्न करते हैं, संकेत उत्पन्न करते हैं। और जो ही ये प्रसव का संकेत देंगे तो गर्भाशय में थोड़ा सा संकुचन होगा, और गर्भाशय में वो थोड़ा सा संकुचन होगा, उसे ही बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स।
तो सवाल पूछेगा बताओ प्रसव का संकेत कौन देता है? आप कहोगे पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा देते हैं। वो क्या काम करते हैं? वो गर्भाशय में थोड़ा सा संकुचन कराते हैं जिसे बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जो ही गर्भाशय में थोड़ा सा संकुचन होगा उसकी वजह से माता का हाइपोथैलेमस जो था उसके पास संकेत पहुंचेगा और वो हाइपोथैलेमस माता की पश्चपीयूष ग्रंथि से कहेगा कि तू ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुक्त कर। इसलिए माता की पश्चपीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन मुक्त होगा? ऑक्सीटोसिन। अब आपको पता है ये वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जिसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये दूध के निष्कासन के लिए उत्तरदायी है। यही वो हार्मोन है जो महिला में प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, लेबर पेन प्रोड्यूस करता है। यही हार्मोन है जो लेबर पेन प्रोड्यूस करके बच्चे के जन्म में सहायता करता है, इसलिए इसी को बोलते हैं बर्थ हार्मोन। तो हमने बोला यहां पे क्या हुआ, ये ऑक्सीटोसिन आया और इसने गर्भाशय में तीव्र संकुचन करवा दिया। जब गर्भाशय में बहुत तीव्र संकुचन हुआ महिला की क्या हुई? प्रसव पीड़ा। और क्या हुआ? जो भ्रूण जो था जो कि एंडोमेट्रियम के अंदर धसा हुआ था, जो ही गर्भाशय में संकुचन होगा वो एंडोमेट्रियम वाला पार्ट टूटेगा और भ्रूण जो था वो भ्रूण जन्मनाल बर्थ कैनाल की तरफ गति करेगा, बर्थ कैनाल की तरफ गति करेगा। जब गर्भाशय में ये सारी चीजें हो रही होती है उसी टाइम पे प्लेसेंटा और अंडाशय से रिलैक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है। ये रिलैक्सिन नाम का हार्मोन क्या काम करता है बेटा? ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं पेल्विक गर्डल। इस पेल्विक गर्डल में याद करो प्यूबिक सिम्फाइसिस है जो दोनों कोक्सल बोन को आपस में जोड़े रहता है। अगर बच्चे को की नॉर्मल डिलीवरी करानी है, वेजाइना से बाहर निकालना है, तो फीमेल का ये वाला जो पार्ट है ये क्या होना चाहिए? थोड़ा चौड़ा होना चाहिए और उसके लिए प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए ढीला। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या काम करता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम की जो संरचना है मैंने कंकाल तंत्र में पढ़ाई थी, उसको क्या करता है? ढीला। जो ही प्यूबिक सिम्फाइसिस ढीला होगा बच्चा जन्मनाल की तरफ बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बच्चा जन्मनाल के थ्रू वेजाइना के थ्रू क्या निकलेगा? बाहर। मतलब बच्चे का क्या हो जाएगा? जन्म। और बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? प्रसव बोलते हैं। यहां पे बड़ा और इंपॉर्टेंट सवाल सबसे पहले पूछेगा कि रिलैक्सिन हार्मोन कौन स्रावित करता है? अंडाशय से भी निकलता है, प्लेसेंटा से भी निकलता है, लेकिन एनसीईआरटी माता ने किसका जिक्र किया है? अंडाशय का। दूसरे सवाल पूछेगा बताओ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? हमने बोला फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है उस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए कौन उत्तरदायी है? हमने बोला उसके लिए गर्भाशय में थोड़ा सा संकुचन होता है, उसके लिए गर्भाशय में थोड़ा सा संकुचन होता है। और पूछेगा वो थोड़ा सा संकुचन ही क्या था? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। बोला यस। अब पूछेगा बताओ भ्रूण जो था वो भ्रूण पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा ही तो थे जो किसका संकेत दे रहे थे? जो प्रसव का संकेत देते हैं। बस यही 3 सवाल है जो यहां से पूछे जाते हैं। चले भैया नेक्स्ट। इसके बाद इस चैप्टर की अंतिम बात लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है? लैक्टेशन दुग्ध के स्रावण की प्रक्रिया है। इस लैक्टेशन को ही बोलते हैं दुग्ध स्रावण। इस लैक्टेशन को ही बोलते हैं दुग्ध स्रावण। इस लैक्टेशन को ही बोलते हैं दुग्ध स्रावण। अब याद करो जो प्रारंभिक दिनों में मतलब प्रसव के कुछ दिनों तक जो दुग्ध निकलता है उस दुग्ध को अपन बोलते हैं, प्रथम दुग्ध को बोलते हैं कोलेस्ट्रम। और आपको बता दूं ये कोलेस्ट्रम की क्या खास बात थी? इस कोलेस्ट्रम में आईजीए एंटीबॉडी वो क्या होता है बेटा? उपस्थित होता है। इसका रंग कैसा होता है? हमने बोला इसका हल्का पीला रंग होता है। इसका हल्का पीला क्या होता है? रंग होता है। और इसमें पोषक पदार्थ जो होते हैं, पोषक पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं बेटा बहुत बहुत ज्यादा। इसमें पोषक पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं बहुत बहुत ज्यादा। इसमें पोषक पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं बहुत बहुत ज्यादा। चले, इसीलिए डॉक्टर ये सलाह देता है कि बच्चे के जन्म से 6 महीने तक मां का दूध ही सर्वोच्चतम आहार है, सर्वोच्चतम आहार है। बस इतनी सी बात आप याद कर लो, ये चैप्टर खलास। चले भैया, बहुत बहुत आसान आसान बातें थी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सवाल पूछेगा कि आज के लेक्चर से हमने क्या सीखा।
बहुत छोटा सा पोर्शन है, बहुत आसान आसान बातें हैं, उम्मीद कर रहा हूं आप फोड़ के रख दोगे। चलिए ये सवाल आपकी स्क्रीन पे, इस सवाल को देखिए। ये कह रहा है मानव अंडाणु में दूसरी ध्रुवीय पिंड, दूसरी पोलर बॉडी का विमोचन कब होता है? पिछले लेक्चर में बताया था जब मियोसिस सेकंड होगा, और मियोसिस सेकंड कब होगा? जब अंडे के अंदर स्पर्म का प्रवेश कर जाएगा, तो शुक्राणु के प्रवेश के बाद होता है। ये पिछले लेक्चर में ही oogenesis में मैंने बताया था। नेक्स्ट अगला सवाल देखना। ये कह रहा है निषेचन क्या है? निषेचन में अगुणित स्पर्म और अगुणित अंडा दोनों संलेहित होकर द्विगुणित क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। अगुणित शुक्राणु के अगुणित अंडाणु से समयुग्मन हुआ ना, द्विगुणित युग्मनज का बनना। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ये कह रहा है स्तनधारियों में निषेचन कहां होता है? अरे निषेचन तो एक इत्तेफाक से होने वाली घटना है जो फैलोपियन ट्यूब के अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये कह रहा है सभी मैथुनों के परिणाम स्वरूप निषेचन या सनगर्भता क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि निषेचन एक इत्तेफाक से होने वाली घटना है। ये तभी होगा जब स्पर्म और अंडा सेम टाइम पे फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में पहुंच जाएगा, तभी होगा। उसके बिना ये संभव नहीं है, उसके बिना संभव नहीं है। यस चले। ये कह रहे मनुष्यों में बहुशुक्राणुता, ये बहुशुक्राणुता को बोलते पॉलीस्पर्मी। हमने बोला था ना कि केवल एक ही शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है, इसे बोलते हैं मोनिस्पर्मी। एक से ज्यादा क्यों नहीं कर पाते? पॉलीस्पर्मी को क्यों नहीं रोकते? उसके दो तरीके थे। कैसे रोकते हैं? दो तरीके थे, एक था फास्ट ब्लॉक, एक था स्लो ब्लॉक। तो ये पूछ रहा है फास्ट ब्लॉक तीव्र रोधन विधि कौन सी है? तीव्र रोधन में तो अंडे की प्लाज्मा झिल्ली का क्या हो गया था? विध्रुवण। क्या हो गया था? विध्रुवण, मतलब कला विभव में परिवर्तन हुआ। दैट इज क्या हुआ? विध्रुवण हुआ। क्या हुआ? विध्रुवण हुआ। क्या हुआ? विध्रुवण। जैसे न्यूरॉन में होता है वैसे ही विध्रुवण हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संरचना मानव मादा के गर्भाशय में आरोपित होती है? अरे आरोपण कौन सी अवस्था में होता है? ब्लास्टोसिस्ट का आरोपण होता है। किसका आरोपण होता है? ब्लास्टोसिस्ट का, मतलब ब्लास्टुला अवस्था में। एक ही बात है। नेक्स्ट, 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स युक्त भ्रूण क्या कहलाता है? ऐसा भ्रूण जिसमें 8 से 16 कोशिका, और उन कोशिकाओं क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। उसे बोलते हैं मोरूला। कौन सी अवस्था? मोरूला अवस्था। मोरूला अवस्था। ये कह रहा है सनगर्भता को, दैट इज प्रेगनेंसी को। सनगर्भता का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए अपरा, अपरा का मतलब होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कौन से हार्मोन स्रावित करती है? कौन से हार्मोन स्रावित करती है? याद रखना, HCG करती है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, लेकिन ये वाला नहीं करती क्योंकि ये तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। HCG भी करती है, HPL भी, प्रोजेस्टेरोन, लेकिन प्रोलैक्टिन नहीं करती क्योंकि ये तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। HCG करती है, HPL, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, हाँ ये तो सारे करती है, लेकिन यहां पर ये ऑक्सीटोसिन नहीं करती क्योंकि ये तो पश्च पीयूष ग्रंथि से निष्कासित होता है, हाइपोथैलेमस में बनता है। तो आंसर क्या गया? थर्ड। ये लो। ये कह रहा है प्लेसेंटा के संदर्भ में गलत बात बताओ। यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण की आपूर्ति करती है। बिल्कुल सही बात है। अपरा एक नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ी है, हाँ अम्बिलिकल कॉर्ड से द्वारा जुड़ी है। अपरा का निर्माण केवल मात्र ऊतक से होता है ना, मात्र के गर्भाशय ऊतक और कोरियोनिक विलाई जो भ्रूण के ऊतक, दोनों करते हैं। गलत बात है। अपरा एक अंतःस्रावी ऊतक है की तरह कार्य करती है और अनेकों हार्मोन का स्रावण करती है। बिल्कुल सही बात है। तो गलत बात कौन सी है? तीसरी है। निम्न में से कौन से समूह के हार्मोन महिलाओं में केवल प्रेगनेंसी के दौरान आते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान तो 3 लिखे थे, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, यही हार्मोन है जो केवल प्रेगनेंसी के दौरान आते हैं। अब बात था होमवर्क। होमवर्क में सीधा सा बात है, NCERT पढ़ो, DPP लगाओ, और जहां पर भी आपको क्वेश्चन मिले वो सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे बच्चे
सोल्व कर लो, सोल्व कर लो। क्वेश्चन सोल्व करना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतना ही कंसेप्ट और बढ़िया क्लियर होगा, चीजें और अच्छे से लर्न होगी। तो उम्मीद कर रहा हूं ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। जबरदस्त आपको पढ़ाई करनी है, जिंदाबाद पढ़ाई करनी है। हम मिलेंगे आपसे नया चैप्टर लेकर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऐसे ही ताबड़तोड़ पढ़ाई करते रहें और भरपूर प्यार देते रहें। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, जय हिंद।